जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम की शाम रही भारतीय संविधान और राम राज्य के नाम। राम राज्य की संकल्पना और भारतीय संविधान के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था राष्ट्रीय नवचेतना समिति के द्वारा, जिसके अध्यक्ष हैं श्री राजेश गुप्ता जी गुरुग्राम से। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में श्री अश्विनी उपाध्याय जी, जिन्हें कि पीआईएल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वह आए और उन्होंने भारतीय कानून, जो कि कह सकते हैं कि घटिया कानून, उनके आवाज़ में कहा गया था कि ये घटिया कानून है, इनको बदलने का समय आ गया है और जनता का साथ चाहिए इन कानून को बदलने के लिए, क्योंकि बिना जनता के साथ के ये कानून नहीं बदल सकते। नेता कभी नहीं चाहेंगे कि ये कानून बदले, क्योंकि यदि ये कानून बदले तो सबसे पहला प्रहार उन्हीं के ऊपर होगा, उन्हीं की राशि यानी जो उन्हें मिलने वाला काला धन है उस पर होगा। इसलिए नेता कभी नहीं चाहेंगे, इसके लिए जनता को आगे आना होगा। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता की कार्यक्रम की श्री संदीप सहरावत, जो कि जिला बार एसोसिएशन के सचिव हैं। साथ ही परवेश यादव भी यहाँ पर आए हुए थे, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट मेंबर हैं वो। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया दीप प्रज्वलन के द्वारा। दीप प्रज्वलन के कारण बाद में श्री राम जी की जो राम जी के नाम का उद्घोष करके इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया था। इनको सुनने के लिए 1.5 घंटे तक पब्लिक बैठी रही, टकटकी लगाए, और पूरे ध्यान से अश्विनी उपाध्याय जी का भाषण उन्होंने सुना। और साथ ही उन्होंने समर्थन किया कि जल्द ही वह इस विषय में एक भारत के अंदर कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें सभी भारत के लोग इकट्ठा होकर के इस देश से इस काले कानूनों को उखाड़ने का काम करेंगे और जड़ से भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे। विदेशों की तरह हमारे देश में भी कानून होने चाहिए। यदि हमारे देश में कानून नहीं होगा तो फिर काला कानून, काला जंगल ही राज करेगा। देखिए खबर। धन्यवाद। हमसे छूट गया था, पहले वो कर देता हूँ। हमने ये तो बताया कि भारत की 80% समस्याओं का रूट काज करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, और भारत में मैंने कानूनों का भी जिक्र किया। कानून कैसे काम करते हैं एक बस एग्जांपल देता हूँ, और ये भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा उसको मैं कर देता हूँ। टर्की में एक आदमी को एसएमएस भेजा कि ये तुम्हारी लॉटरी आई हुई है, इसको क्लिक करो, और उसने क्लिक किया तो उसका बैंक अकाउंट हैक हो गया। ऐसा एसएमएस आप लोगों के पास भी आता है कि नहीं आता? जरा जोर से बोलिए। आता है, रोज ही आता है। तुम्हारा ये आया हुआ है, वो आया हुआ है, नौकरी आई हुई है, फला फला फला। 340 साल की सजा हुई है, 340 ईयर। एक आदमी को एसएमएस भेज के एक आदमी का बैंक अकाउंट हैक किया था। और आपके तो यहाँ नूह और मेवात में पूरा गैंग पकड़ा गया है। कुछ दिन पहले अखबारों में मैंने पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइबर फ्रॉड वाला। किसी को 10 साल की सजा नहीं होगी। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं कि सिर्फ धर्म के कार्य करने से पैसे का सदुपयोग नहीं होगा, राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। हमें आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के वातावरण में सभी बिंदुओं पर मिलकर काम करना होगा। इसका मतलब हमारी ये आज की कोशिश सफल हुई। समिति के जो भी सदस्य हैं उनमें किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई एमएलए एमपी बनने वाला नहीं है, किसी का कोई विधायक बनने वाला नहीं है, कोई पार्षद भी बनने की न्यूज़ में नहीं है। सिर्फ देश सेवा, राष्ट्र सेवा की अपने जेब से पैसा लगा के, अपनी जेब से समय लगा के ये सब काम कर रहे हैं। तो ये कोशिश है। आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इसी तरह के कार्यक्रम करते रहें, जिसके लिए हमें आपके आशीर्वाद, साथ और नो डाउट सहयोग की भी आवश्यकता रहेगी। मिशन में आप लेकर चल रहे, कहां तक कामयाब होंगे आप? देखिए, भारत की 80% समस्याओं का जो मूल कारण है घटिया कानून है। भारत में या तो बहुत सारी चीज़ों पे कानून नहीं है, और जिन विषयों पे कानून है वो महा घटिया है। उदाहरण के लिए, घुसपैठ के खिलाफ कोई कठोर कानून ही नहीं है। जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ी समस्या है, जनसंख्या विस्फोट को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून ही नहीं है। धर्मांतरण पूरे देश में हो रहा है, लेकिन धर्मांतरण कानून कुछ राज्यों में है, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है। धर्मांतरण का जो कानून भी है उसमें 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि जो धर्मांतरण होता है वो सारा पैसे से, बाहर से फंडिंग आ रही है। तो जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी
जब तक स्पीडी जस्टिस नहीं होगा, जब तक भारत में जुडिशियल चार्टर नहीं लागू होगा और पुलिस चार्टर लागू नहीं होगा, जब तक भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि 1 घंटे के अंदर FIR हो, 1 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल हो और 1 साल के अंदर सजा हो जाए, जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी तब तक भारत में भ्रष्टाचार अपराध खत्म नहीं होगा। जब तक भारत में भ्रष्टाचार का अपराध खत्म नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा, उद्योग धंधों का विकास नहीं होगा। दुनिया में जिन देशों ने भ्रष्टाचार अपराध को खत्म किया है, चाहे वो दुबई है, चाहे सिंगापुर है, चाहे जापान है, वो देखिए 50 साल के अंदर डेवलप्ड कंट्री हो चुके हैं, 50 साल के अंदर वहाँ विकास हो गया है। जिन राष्ट्रों ने कठोर कानून बनाया है वहाँ धर्मांतरण नहीं होता, जिहाद नहीं होता, मजहबी उन्माद नहीं होता है, वहाँ पे नक्सलवाद नहीं है, माओवाद नहीं है। जिन देशों ने छठे साठवें समाजचरित सिद्धांत को अपना के कठोर कानून बनाया है वहाँ पे अराजकता नहीं है, वहाँ किडनैपिंग नहीं होती है। लेकिन जिन राष्ट्रों ने भारत जैसे देशों में जहाँ पे मानवाधिकार, झूठे मानवाधिकार के नाम पे घटिया कानूनों को कंटिन्यू किया है, जैसे 1860 का मैकाले का इंडियन पिनल कोड आज भी चल रहा है, 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, 1872 का एविडेंस एक्ट आज भी चल रहा है। तो ये जो कानून है इनफैक्ट ये भ्रष्टाचारियों के पक्ष में है, ये बलात्कारियों के पक्ष में है, ये नशा तस्करों को मदद करते हैं, ये गाय तस्करों को मदद करते हैं, ये जो भी अवैध काम करने वाले हैं उनके पक्ष में है। घटिया कानून का नतीजा है कि बिट्टा कराटे जिसने पब्लिकली कहा था कि उसने मर्डर किया है, आज तक उसको फांसी नहीं हुई। ये घटिया कानून का परिणाम है कि यासीन मलिक जिसने पब्लिकली कहा था उसने मारा है, आज तक वो भी, अभी उसका मैटर हाई कोर्ट पहुंचा है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, यानी अभी 10-15 साल और भी लग जाएगा और इस बात की भी गारंटी नहीं उसको फांसी होगी कि नहीं होगी। इसलिए हम कह रहे हैं छठे साठवें समाजचरित सिद्धांत अपनाया जाए, 1950 के पहले बने सारे कानूनों को खत्म किया जाए। भारत के भ्रष्टाचार अपराध के जो कानून है उनको बाहर के कानूनों से कंपेयर किया जाए, चाइना से कंपेयर किया जाए, जापान से कंपेयर किया जाए, सिंगापुर से कानून कंपेयर किया जाए और विश्व के सर्वोत्तम कानूनों को भारत में लागू किया जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब हमारा हर कानून सब पे लागू होगा और हर कानून श्रेष्ठतम कानून होगा, सर्वोत्तम कानून होगा, तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा, तभी भारत में राम राज्य की स्थापना होगी। सर आप लोग तो नहीं करते कि लोग शुरू से उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि कोई भ्रष्टाचार इंडिया में करे ही नहीं, जब पौधा बड़ा हो गया भ्रष्टाचार का उसको ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब सवाल है। भारत में मेरी PIL भी चल रही है कि भारत में 1 नेशन 1 सिलेबस लागू किया जाए, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड लागू किया जाए। भारत के प्राइमरी की शिक्षा में वेद पुराणों को शामिल किया जाए, वैदिक शिक्षा आधारित शिक्षा पद्धति लागू किया जाए। आप गूगल करिएगा यूनिफॉर्म एजुकेशन अश्विनी उपाध्याय, ऑलरेडी PIL चल रही है, सरकार को नोटिस भी हो गया है। हमारा ये कहना है कि भारत में कम से कम 8वीं तक सबकी सिलेबस सबका समान हो, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, लेकिन सिलेबस सबका कॉमन हो। मंत्री हो या संतरी, क्लर्क हो या कलेक्टर, कप्तान हो या मजदूर हो या मालिक, किताब बच्चों की एक होनी चाहिए और वो भारतीय शिक्षा जो वेद पुराण की शिक्षा है, जो उपनिषद में जो शिक्षाएं हैं, जो भगवत गीता में शिक्षा है, जो रामायण में शिक्षा है, उस पर आधारित होना चाहिए। और ये बहुत आसान है, इसके लिए संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। संविधान कहता है 3 भाषा सिखाइए, तो 3 भाषा में जैसे हरियाणा में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत लागू है। तमिलनाडु में क्या करते हैं कि इंग्लिश, संस्कृत और तमिल पढ़ाते हैं। कर्नाटक में इंग्लिश और कन्नड़ और संस्कृत पढ़ाते हैं। 3 भाषा सारे राज्यों में पढ़ाई जाती है। हम ये कह रहे हैं जहाँ हिंदी पढ़ाया जा रहा है, हिंदी में प्राइवेट किताब लगाने की बजाय रामचरितमानस क्यों नहीं लगाते? संस्कृत में प्राइवेट किताब लगाने की बजाय उपनिषद और वेद क्यों नहीं लगाते? इसी तरीके से इंग्लिश में प्राइवेट किताब लगाने की बजाय भगवत गीता क्यों नहीं लगाते? तो 3 भाषाओं की शिक्षा देना है तो बेटर ये होगा कि प्राइवेट किताबें लगाने की बजाय वेद पुराण को लगाया जाए, रामचरितमानस को लगाया जाए, उपनिषद को लगाया जाए। इससे बच्चे में संस्कार भी आएगा, 3 भाषाओं का ज्ञान भी होगा। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। हमारे देश में पहले समान शिक्षा थी, भगवान राम और निषाद राज एक साथ पढ़े थे, जबकि दोनों के वर्ण अलग अलग थे। राजा दशरथ, उनके मंत्री सुमन, दोनों का वर्ण अलग अलग था, एक साथ पढ़े थे। तो समान शिक्षा तो राम राज्य की मूल भावना है। जब तक मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब नहीं होगी, तब तक धर्म की जय नहीं होगी, अधर्म का नाश नहीं होगा, प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी। और ऐसे ही संसद और जब MLA का आप इलेक्शन क्यों टिकट दे रही है गवर्नमेंट भ्रष्टाचारियों को, और भ्रष्टाचारियों को टिकट लगातार दी जा रही है, इसका क्या सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन है 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी खरीदने बेचने पे आधार मैंडेटरी हो जाए और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और उनको चाइना की तरीके फांसी देने, और नहीं फांसी देने तो सिंगापुर की तरीके आजीवन कारावास देने के लिए सजा का कानून बन जाए तो भ्रष्टाचार रुक जाएगा। भ्रष्टाचार रुक जाएगा तो वास्तव में बहुत सारी समस्याएं रुक जाएंगी। जो ड्रग स्मगलिंग है रुक जाएगी, काउ स्मगलिंग रुक जाएगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुक जाएगी,
छोटी छोटी बच्चियों को जो किडनैप करके बेचा जाता है वो सब धंधा रुक जाएगा। तो भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाए तो भारत की 50% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भ्रष्टाचार लाइलाज समस्या नहीं है, इसका इलाज है। अगर ये लाइलाज होता तो पूरी दुनिया में होता। अगर दुनिया के कुछ कई देशों में भ्रष्टाचार नहीं है, इसका मतलब इसका इलाज संभव है। इसका इलाज कैसे करना है, इसीलिए हमें देखना पड़ेगा सिंगापुर में भ्रष्टाचार का इलाज कैसे कर रहे हैं, चीन में भ्रष्टाचार का इलाज कैसे कर रहे हैं, जापान में भ्रष्टाचार का इलाज कैसे कर रहे हैं, हमारे बगल में दुबई में भ्रष्टाचार का इलाज कैसे कर रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा दुनिया के बाकी देशों से चल रहा है। इसलिए मैं देश के सभी देशवासियों से निवेदन करता हूँ, कोई एक अंग्रेजी कानून निकाल लीजिए, अपने घर में 8 अगस्त को उसको जला के उसका वीडियो शेयर करिए। 8 अगस्त को पूरे देश में अंग्रेजी कानूनों को जलाने का हमने एक योजना लिया है। हो सकता है जरूरत पड़ने पे अगर आने वाले टाइम में कानून घटिया नहीं बदले गए, जैसे हमने पहले जंतर मंतर पे सबको बुलाया था, आवश्यकता पड़ी तो हम दोबारा फिर से सबको वहीं बुलाएंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया, मंच पर भी बताया, राष्ट्रीय चेतना समिति का बनाने का प्लान हम लोगों का काफ़ी सालों से था। मन में कशिश थी, कोई ऐसे का मंच नहीं मिल रहा था हमें, या कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा था कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ा जाए। मन में एक कशिश थी कि कुछ ऐसा किया जाए राष्ट्र निर्माण के लिए जो राष्ट्र निर्माण में काम आए, देश जन जागृत हो, देश आगे बढ़े। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अभी अश्विनी उपाध्याय जी के बारे में मौका मिला। अभी हमने राष्ट्रीय उपाधि अभी बनी है ये राष्ट्रीय समिति, और इसका उद्देश्य यही है कि हम जनता को जागरूक करते रहें ताकि राष्ट्र आगे बढ़े और हमारा राष्ट्र सर्वोपरि बने। सर, पूरे भारत को आप क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहता है कि ताकि सभी लोगों में जागृति पैदा हो, चेतना पैदा हो और राष्ट्र के विकास के लिए काम करें? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड कानून हैं, सबसे पहले उनके ऊपर चोट करने की जरूरत है। देखो, हम हॉस्पिटल खोल लें, उसमें फ्री दवाइयाँ बांटते रहें, मरीजों को ठीक करते रहें, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मरीज तो और आते रहेंगे। जब तक हम मरीज बीमार क्यों हो रहा है, जब तक हम उस जड़ पे नहीं पकड़ेंगे कि उसके अंदर जो फ्रूट है, जो सब्जी है, उसके अंदर पेस्टिसाइड किया जा रहा है, या उसके अंदर दवाई मिलाई जा रही है गलत, या उसके अंदर वो जो गलत चीज़ें हैं, जब तक हम उस पर चोट नहीं पकड़ेंगे तो मरीज तो ऐसे बढ़ते रहेंगे आगे। आज हमारे कैंसर बढ़ता रहा है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही जैसे भ्रष्टाचार है, जब तक कानून ठीक नहीं होगा हमारा, तब तक भ्रष्टाचार को कोई नहीं रोक सकता। भ्रष्टाचार किसी तरीके से होएगा। उन्होंने भी एक बात की, आप भी एक बात कर रहे हो, आप सब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, मगर प्रधानमंत्री का आप साथ में बता रहे हो, क्या घर का मुखिया उसके घर में कुछ प्रॉब्लम होती है, जिम्मेवार नहीं उसके लिए? देखिए, घर का मुखिया जिम्मेवार होता है, लेकिन जब वो सीट पे नहीं बैठा होता तब तो आदमी कुछ भी बोल देता है। घर का मुखिया भी यदि सीट पे बैठा होता ना, उसको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हम भी यदि किसी एक सीट पे बैठे, सीट पे ध्यान बैठने के बाद हमें चारों तरफ का ध्यान रखना होता है, हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान नहीं रखना। तो इसलिए हम इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ मोदी जी ने अभी क्यों नहीं किया, उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो कि हम नहीं समझ सकते। हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी बिल्कुल अच्छे आदमी हैं और वो देश को, राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। अपने राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं और करप्शन में हमने तो मुद्दे निकाल के दिए। हमने ये नहीं कि हमने कह दिया कि ये भ्रष्टाचार हुआ, हमने ये निकाला कि भ्रष्टाचार हुआ और वैसे हुआ है। केस फाइल किए हैं, अभी बताया तो धिंगड़ा साहब ने 3 IAS हैं, HCS हैं, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं हमने। लेकिन क्या करें, परमिशन वाली बात है। जहाँ तक परमिशन वाली बात है कि ऊपर से परमिशन आएगी, आज तक ये नहीं पता ऊपर कौन है, ऊपर के आदेश कौन है, कौन आदेश कर रहे हैं, फिर कानून कहाँ है? कानून तो है ही नहीं ना। अगर कानून हो तो परमिशन जोड़ दे नहीं है। आपको भुगतना ये पड़ा, गलत केस में मैं गलत केस में फंसाया गया, 1 नहीं 2 में 3 में फंसाया गया, मैं गलत केस में फंसाया गया। लेकिन हमने उल्टे किया उसको, हमने कोर्ट में बताया कि हमने कुछ किया ही नहीं है। हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत नहीं आ रही। मेरी बिल्डिंग ढा दी गई, वो हो गया। मैंने तो बड़ा, मैं कहता हूँ भाई, JP दलाल आए थे, ग्रीवेंस कमेटी में मेरा केस लगा था। मैंने कहा 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी गुड़गांव के अंदर जो कब्जाई हुई है, हुड्डा की लैंड है, जो माफिया लोग किराया खा रहे हैं, आइए ना मैं बताता हूँ, कल ऑफिस बुलाऊंगा। अरे मगर भाई आपका भी हिस्सा होगा। तो हम तो स्पष्टवादी हैं, सच कहने वाले हैं, जो बातें हैं वो स्पष्ट है। बिल्कुल लड़ते रहेंगे और आपको देख रहे होंगे, आज से नहीं मैं 10, 11, 12 साल से लड़ रहा हूँ इस मुकदमे को, जो हम बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं।